12 अक्टूबर 1972 उरुग्वे एयरफोर्स का जहाज फ्लाइट 571 उरुग्वे के मोंटेविडियो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स, 19 उरुग्वे की रग्बी टीम के प्लेयर्स और 21 इन खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स, कुल मिलाकर 45 लोग इस प्लेन में सवार होते हैं। इस टीम को जाना था चिले देश की राजधानी सैंटियागो में, जहां इनका एक मैच होना था। लेकिन रास्ते में आती है दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ों में तेज तूफान आ जाता है। लेकिन अगले दिन ठीक 13 अक्टूबर 1972 को इस तूफान की वजह से ये प्लेन बुरी तरह क्रैश हो जाता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। कड़कती हुई ठंड और भयानक बर्फबारी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई दिनों तक जहाज का ना तो मलबा मिलता है और ना ही किसी की डेड बॉडी। ढेरों रेस्क्यू ऑपरेशंस और कई प्लेन्स को लगाया जाता है उन्हें ढूंढने में, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और ये बन जाती है 1972 की फ्लाइट 571 की सबसे बड़ी मिस्ट्री। For 70 days, they did everything they could to survive. On October 13, 1972, a rugby team flew to Chile in bad weather. The plane hit a mountain range and crashed in the middle of a snowstorm. 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे का प्लेन 571 अपनी उड़ान भरता है और अपनी उड़ान के सिर्फ एक दिन बाद ही ये जहाज इतिहास में ना यकीन करने वाला चमत्कार अपने नाम करता है। 1972 में ये जहाज उरुग्वे के मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। इस जहाज में 19 रग्बी प्लेयर्स थे, जिन्हें चिले देश की राजधानी सैंटियागो में एक मैच खेलने जाना था। अपनी टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज तूफान शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पायलट जहाज को अर्जेंटीना में लैंड करवा देते हैं। पायलट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिले देश के बीच ही एंडीज माउंटेन रेंज आती है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ शांत होने के साथ साथ उतने ही खतरनाक हैं और इतने खराब मौसम में इनके बीच से गुजरना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने इस रात को अर्जेंटीना में ही गुजारने का और अगली सुबह दोबारा उड़ान भरने का फैसला किया। 13 अक्टूबर यानी अगले ही दिन इस जहाज ने दोबारा अर्जेंटीना से उड़ान भरी। जहाज करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों को पार कर रहा था। लेकिन आगे मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था, जिसकी वजह से जहाज काले बादलों में घिर जाता है और आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। अब क्योंकि जहाज को लगभग 1 घंटा हो चुका था, वो लगातार एंडीज में उड़ रहा था और पायलट भी ये जानता था कि सैंटियागो का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है। इसलिए वो पहले अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं कि अभी तक तो वो सिर्फ एंडीज की पहाड़ियों में ही फंसे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके बाद पायलट जहाज को जल्दी से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज को ऊपर ले जाते समय जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और जहाज से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे बैठे 3 पैसेंजर्स की तुरंत मौत हो जाती है। ये जहाज पहाड़ियों से कुछ इस तरह से टकराती है कि जहाज पूरी तरह तबाह हो जाता है और जहाज के आगे का हिस्सा जाकर ग्लेशियर से टकरा जाता है। जहाज पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और जहाज में आगे बैठे दोनों पायलट्स की तुरंत ही मौत हो जाती है और अब तक 45 में से लगभग 12 लोग इस प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचते हैं, जो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वो ये तक नहीं जानते कि वो अब कहां पर हैं। अब शाम होने को थी और सूरज भी ढलने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढने में भी काफी परेशानी हो रही थी और अगर उन्हें जल्दी ढूंढकर नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए, क्योंकि यहाँ रात का तापमान -30 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला जाता है। जल्दी ही उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कई प्लेन्स और रेस्क्यू टीम को लगाया जाता है, लेकिन पूरे एंडीज को खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि जहाज एक ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहाँ भारी बर्फ और घना कोहरा था, जिससे नीचे क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन रात होते ही ठंड बढ़ने लगी, जिससे बचे हुए 33 लोगों ने क्रैश हुए जहाज को ही अपना शेल्टर बनाया और अपनी रात गुजारी। लेकिन इसमें 5 लोग इस ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी उसी रात ठंड में मौत हो जाती है। अब सिर्फ 28 लोग ही बचते हैं। अगले दिन फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन सफेद बर्फ में सफेद जहाज को ढूंढना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम के जहाज इन लोगों के ऊपर से कई बार गुजरते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वो उन्हें देख नहीं पाते हैं। अब उन्हें लगा कि उन्हें कोई देख नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने जहाज में पड़ी अपनी चीजों से ही सिग्नल देने के लिए एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि उन्हें कोई देख सके। उस दिन इनके ऊपर से एक के बाद एक 3 बार जहाज गुजरते हैं, लेकिन अफसोस किसी ने भी इन्हें नहीं देखा। अगले दिन 15 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही होता है। इन लोगों को लगता है
कि ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए जहाज में मौजूद चीजों से ही अपने आप को जिंदा रखने का तरीका ढूंढने लगे। धूप से बर्फ को पिघलाकर उन्होंने बूंद बूंद पानी का इंतजाम किया, लेकिन खाने का सामान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी के कारण सर्च ऑपरेशन 2 महीने के लिए टाल दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि इन 10 दिनों में सारे लोग मारे जा चुके होंगे और उनकी डेड बॉडीज को 2 महीने बाद खोजा जाएगा। इन सब बातों को इन लोगों ने जहाज के रेडियो में सुन लिया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुनने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब इनके सामने एक ही रास्ता था कि या तो मरो या फिर इस परिस्थिति का आखिरी सांस तक सामना करो। उन्होंने वो सब कुछ किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उनकी रुई को कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। जिंदा रहने के लिए इन्होंने वो तक किया जिसके बारे में सोचकर आपकी रूह तक कांप उठे। इन्होंने मरे हुए अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया, जो करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन फिर 16 दिन बाद 29 अक्टूबर को दूसरी तरफ एंडिस ने इन्हें एक और झटका दे दिया। अचानक इतना तेज बर्फीला तूफान आया कि जिस जहाज के टुकड़े में वो सो रहे थे वो पूरी तरह से बर्फ से भर गया और सभी लोग वहीं जम गए, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो जाती है और अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचते हैं। अब ये फैसला करते हैं कि अगर यहीं रहे तो ऐसे ही जमकर मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। अब इनमें से 3 लोग बाहर से मदद लाने का फैसला करते हैं। ये तीनों ठंड से बचने के लिए एक साथ कई सारे कपड़े पहनते हैं और मांस के कुछ टुकड़े लेकर निकल जाते हैं। इन्हें चलते चलते कई दिन लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ 59 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और तूफान आ जाता है और अब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। लेकिन वहीं ये 3 लगातार आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इनका खाना, जो आप सब जानते हैं कि इन्हें क्या खाना पड़ रहा था, वो भी खत्म हो रहा था। लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि ये बाहरी मदद जरूर लाएंगे और अपने दोस्तों को जरूर बचाएंगे। खाने की कमी होने की वजह से एक साथी को वापस भेज दिया जाता है और 2 लोग और आगे जाने का फैसला करते हैं। लगभग 9 दिनों तक लगातार चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जहां इन्हें नदी के पास कुछ लोग दिखते हैं। ये उनसे मदद मांगते हैं। वो शख्स एक कागज में एक पेन को लपेटकर नदी के दूसरे किनारे फेंक देता है और ये लोग कागज पर उनके अभी तक जिंदा होने के बारे में बताते हैं और नदी की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। अब वो इंसान जब पेपर को पढ़ता है तो पता चलता है कि ये तो वही लोग हैं जो लगभग 72 दिन पहले एक प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। वो इंसान जल्दी से गवर्नमेंट के ऑफिशियल को बताता है और जल्दी ही चिले की एयरफोर्स इन्हें बचाने के लिए जाती है और लगभग 72 दिनों के कड़े परिश्रम के बाद 24 दिसंबर 1972 को बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया जाता है। इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि ये लोग जिंदा कंकाल बन चुके थे। इन लोगों की ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।